मौर्यध्वज एक्सप्रेस की टीम आज हम लोग गायघाट में मौजूद हैं और गायघाट की अगर बात करें तो गायघाट का परिदृश्य कुछ इस प्रकार से है कि गायघाट विधानसभा टोटल 3 प्रखंडों में, हालांकि 2 पूर्ण और 1 आधे, लगभग आधे से भी कम कटरा का 6, और इसमें 6 पंचायत उसका है, गायघाट पूर्ण और बंदरा पूर्ण। इन तीनों प्रखंड को मिलाकर के जो विधानसभा का पूरा परिदृश्य है, इसमें राजनीतिक उठापटक तो लगातार चलता रहा। एक ही पार्टी से एक ही लोग लगभग 20 साल तक भी यहाँ लोगों ने जिता करके उनको विधायक बनाने का काम किया। लेकिन इस बार क्योंकि हम लोग गायघाट को लेकर देख रहे हैं कि कैंडिडेट का जो दौर होता है वो लगातार, कैंडिडेट जो होता है उन्होंने कि हमेशा देखते हैं कि वो शुरू में दौर तो लगाता है बीजेपी के लिए, आरजेडी के लिए, लेकिन जब टिकट की बारी आती है कोई ऐसा चेहरा आ जाता है जो वास्तव में चौंकाने वाला होता है। कैसे देखते हैं इस बार, क्योंकि 2025 चुनाव, 2025 हम लोग जनवरी शुरू हो गया हुआ है, 2025 में कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो आपके मौर्यध्वज के माध्यम से जितने भी फॉलोअर और सब्सक्राइबर हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप अपने टाइम को लेकर हमारे पास जो दिए इसके लिए भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम 2020 में भी समता पार्टी से चुनाव लड़े गायघाट विधानसभा से। पूरे गायघाट विधानसभा में 23 पंचायत गायघाट का है, 12 पंचायत बंदरा है और 6 पंचायत कटरा है। टोटल पंचायत की संख्या 41 है। मुझे मौका भी मिला, अच्छे पहल भी मैंने किया और अच्छे मुद्दे को भी मैंने लेकर गया। मैं बुजुर्गों से मिला, महिला माताओं से मिले, सबका अपना अपना मुद्दा को भी हम लोग देखे, बारीकी से देखे, समझे। सबसे पहले तो हमको लगा, जो हम लोग इंजीनियरिंग करके आए हैं और विधानसभा के लिए मैंने जब ट्राई किया तो हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगा जो गायघाट विधानसभा में इतने वर्षों से जो भी विधायक हैं और जो भी सत्ता में थे, सत्ता पक्ष के विधायक बनने के समय जितना वादा वो कर ले, लेकिन काम 1% भी नहीं होता है। जो अभी वर्तमान में भी जो विधायक है और पूर्व में भी जो विधायक थे, वो भी जनता के लिए 1% खड़ा नहीं उतरे और कोई काम नहीं किए। कभी जनता से नहीं पूछने आए जो आपकी क्या काम हमने कहा और आपका काम हुआ या नहीं। विकास में हमारे गायघाट में न एक ITI कॉलेज है। मैनिफेस्टो की जो बात कर रहे हैं आप, सभी पार्टियां मैनिफेस्टो लेकर के आती है, गायघाट का भी अपना मैनिफेस्टो था। गायघाट के विकास को लेकर के जिस प्रकार से चुनावी वादे, हालांकि सब जानता है कि चुनावी वादा एक जुमला रहता है, उस समय एक परिदृश्य तैयार किया जाता है कि वास्तव में हम ये सारे करेंगे। वास्तव में उसमें से कितने % से आप सहमत हैं कि अभी जो विधायक हैं जिन्होंने काम किया, वर्तमान विधायक अगर निरंजन राय की अगर बात करें तो इनके काम को लेकर के और पिछले जो महेश्वर यादव थे उनके काम में कितना अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी का अपना कंपटीशन के रूप में नहीं देखता हूं और किसी का, सबसे पहले हमारा जो एनालिसिस है, जो भी विधायक बने, पूर्व में बने और वर्तमान में जो विधायक है निरंजन जी, ये लोग अपने शासन में काम एक ही दृश्य हम देख रहे हैं जो रोड का मैप होता है। रोड का मैप तो सरकार का योजना है, कोई भी विधायक बनेगा तो रोड बनना ही है, उद्घाटन होना ही है। इससे ज्यादा कोई भी विकास का पतल अगर आप यहाँ गायघाट विधानसभा पूरे क्षेत्र में देखिए तो न कभी कोई वृद्धा पेंशन हो, किसी भी योजना हो, कोई कॉलेज हो, कोई हेल्थ हो या भ्रष्टाचार मुक्त हो, कोई भी पॉइंट पे कोई डील करने की इनकी क्षमता नहीं है। और क्षमता की बात है, डीलिंग किस प्रकार का डील? हाँ, मतलब ये सब विकास का बात है ना। जो हमारे विधानसभा में अगर हम प्रत्याशी के रूप में है, हमारी मिशन है, हमने जो खड़ा हुआ, भले हमको जनता फर्स्ट में पहचाने, समझे, जो भी समझे, मैं उनके पास मैनिफेस्टो नहीं, विचार रखा। जो आपका अगर बुजुर्ग माताएं, तो चुनाव के दौरान तो सभी प्रत्याशी जो होते हैं विचार ही रखते हैं जी, लेकिन उनका व्यक्तिगत होता है, कुछ पार्टी स्तर का। फिर भी जब मैं विधायक बन गया तो मुझे विकास को लेकर के, जैसे आप कहें कि रोड और ये सब जो है सरकारी योजनाएं हैं, तो सरकार जब तक बनेगा नहीं तब तक अब आप तो काम करा नहीं सकते हैं, आप तो योजना पास करवा नहीं सकते, न रोड बनवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम विपक्ष में भी है, सरकार का योजना है, मेरे विधानसभा में आना है तो उसको आना है,
अच्छा, एक आरोप और लग रहा है जो वर्तमान विधायक हैं कि वास्तव में वो अभी ध्यान विशेषतः बंदरा पे दिए हुए हैं, क्योंकि उनकी लास्ट लीडिंग बंदरा से हुई थी और जाते जाते बंदरा से ही उनको लीड मिला था। इसको लेकर के कि विस्तृत ध्यान उनका बंदरा पे है, इधर कम है। किस तरह का ध्यान है? उनका ध्यान कुछ नहीं है, चुनावी मोटो है, चुनावी मोटिवेशन पर योजनाओं की बात करें। हाँ, तो अभी 4 साल उनको बंदरा, कटरा और गायघाट नहीं दिखाई दिया, कोई आदमी भी नहीं पहचान में आया। और अब चुनाव अब 8-10 महीना रह गया तो उनको बंदरा कटरा क्या, किसी भी पंचायत में वो जाने के लिए एग्रेसिव होंगे। अब सोचेंगे जो हमको जितना आदमी हमसे खुश हो जाए, झूठ फिर वादा करें, आपको इस बार नहीं देखे अगले बार देखेंगे, जुमला कुछ ना कुछ राजनीतिक होगी। प्रयास तो झूठा वादा करके कोई भी प्रतिनिधि वो कोशिश करते हैं। 4 साल स्कूल चलाते हैं जी, अभी स्कूल चलाते हैं जी, बीपीएस स्कूल जैसा जारंग में आपका चलता भी है, अच्छी खासी संख्या बच्चों की रहती है। शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर के जितने वादे सरकार करती है, कितना कारगर हुआ है? हालांकि अभी देखिए बीपीएससी की बहाली भी हुई है, कितना असर सुधरा है? देखिए, हम पर्सनल, अगर हम अपने लाइफ में जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो जब हम सोचे जो गायघाट जाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे और विधानसभा में अगर हमको जनता मौका देगा तो हम काफी विकास करेंगे। मेरा अपना एनालिसिस था, डिजाइन था, और उसी डिजाइन के रूप में हम चल भी रहे हैं। मैंने एक स्कूल संस्था दिया। आज गरीब का बच्चा, जिस गार्जियन का 4-4 बच्चा है, 6-6 बच्चा है, 3-3 बच्चे हैं, उनको भी हम पढ़ाते हैं, उनको भी मैनेज कर देते हैं। गरीब के बच्चे को कुछ फीस माफ कर देते हैं, वो जो सकते हैं उसी में उनको हमें करते हैं। तो हम लोग के पास समाज सेवी है। देखिए, केवल आपके स्कूल में एक गांव के बच्चे, 2 गांव के बच्चे को फीस माफ कर देना तो काम चलेगा नहीं। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा में सुधार की अगर बात करेंगे, तो आप चूंकि प्रत्याशी भी रहे हैं, तो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हम तो अभी पूछ रहे हैं पूरे गायघाट विधानसभा स्तर का, कि गायघाट विधानसभा स्तर में शिक्षा के सुधार में कितना सुधार आपको नजर आया शिक्षा व्यवस्था में? गायघाट के पूरे गायघाट विधानसभा में एजुकेशन पे सुधार की बात हो रही है, तो उस पे जो है सरकार का अपना रिस्ट्रिक्शन हुआ है, अपना वो एजुकेशन पे अपना डिजाइन जो हम देख रहे हैं। के पाठक जो आए और उस समय पूरे एजुकेशन विभाग का सचिव बने, उन्होंने काफी लेटेस्ट चीज और कार्रवाई के साथ उन्होंने अपना ईमानदारी से और कर्तव्य से उन्होंने निभाया, तो पूरे बिहार का एजुकेशन को कुछ न कुछ बदलाव में ले आए हैं। और आज उसी बदलाव के कारण आज हर स्कूल का पठन पाठन हो, शिक्षक का काम का समय हो, ड्यूटी का समय हो, जाने का समय हो, एकदम तय हो गया है। और धीरे धीरे एजुकेशन विभाग पर हम देख रहे हैं जो काफी कमांड हो गया है, ड्यूटी भी सही से हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका श्रेय आप मान रहे हैं कि जदयू की सरकार में अच्छे काम हो रही है? कुछ तो एजुकेशन, देखिए हम सरकार की बात नहीं करते, सरकार का तो पॉलिसी रहता ही है। अगर हमारे यहाँ एक डीएम ईमानदार हो जाए, अगर हमारे बिहार सरकार में किसी भी विभाग का सचिव ईमानदार हो, मंत्री ईमानदार हो, तो स्वाभाविक है जो बदलेगा। अच्छा, अभी बेंच डेस्क घोटाला वाला कई सारा मामला आया है। एक समरसेबल घोटाला को लेकर के अभी पिछले हफ्ते डीएम ने मतलब दिशा की बैठक की, उसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, शिक्षा विभाग से अन्य कई विभागों का। इसको लेकर के भी चूंकि आप प्रत्याशी रहे, आपने इस स्तर पर कुछ पहल किया? देखिए, सरकार की योजना परियोजना जितना भी चलता है और राज्य से लेकर और जिला तक जब आता है, जिला से लेकर इसकी टेंडर होती है, टेंडर में कहीं ना कहीं स्लिपिंग होता है, उसका भी एनालिसिस होता है, बाद में उसको चेंज भी किया जाता है। तो अभी तो देख रहे हैं भ्रष्टाचार इतना लिप्त है, जिसके हाथ में पावर जा रहा है वही भ्रष्ट कर रहा है, वही पूरा जो है तो घोटाला कर रहा है। घोटाला अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी होती है, दूसरा विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार की योजनाओं का बंदर बांट हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो जिस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा, आप अगर केवल चुनाव के लिए लड़ रहे हैं तो अलग मामला है कि केवल चुनाव आया तो लड़ लिए, कुछ जाकर कुछ वोट आ गए, हो गए, वहीं तक सीमित हो गए। लेकिन वास्तव में अगर जनता के लिए आप काम कर रहे हैं तो ये सभी तो जिम्मेदारी आपकी है कि सरकारी योजनाओं का, कि सरकार का पैसा नहीं ना है, पैसा तो आम जनता का है। 1-1 रुपया आम जनता, हम बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उसमें भी लोग टैक्स का पैसा दे रहे हैं। देखिए, इसमें विकास इसी से होता है ना जी। जब विकास इससे होता है तो आप उस समय चाहे जिस पोजीशन में रहे हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, लेकिन
उसके अनुसार क्या लग रहा है, केवल आप चुनावी मुद्दे में आप इस प्रकार की नहीं, बातें नहीं। रखना चाहते हैं या जनरली भी आप आम लोगों के लिए कुछ कर रहे सही हैं? बात है। जो हम लोग जहां तक देखते हैं, कुछ लगता है जो यहाँ गड़बड़ हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमने आवाज उठाने का काम करते हैं। हमारा जारंग हाई स्कूल है, कोई पॉइंट अगर निकलता है तो हम लोग हेडमास्टर को डायरेक्ट जो है सो कह देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उस आवाज को बना देते हैं, उसको कहते हैं जो आप अच्छे काम कीजिए, आपका नाम हो। वहां को लेकर के एक योजना वहां भी चल रहा है, उसको लेकर के भी बीच में सवाल उठा था। हालांकि अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाया भी था, उसमें खपरा नहीं था, तो खपरा गिर रहा था तो उसमें करकट लग गया। उसके आगे जो निर्माण चल रहा है उसमें 2 नंबर मटेरियल का इस्तेमाल की चर्चा हो रही थी, हम लोग गए भी थे, देखे भी थे। उसके बाद हमारे चैनल के दिखाने के बाद जो उसमें ठेकेदार थे उन्होंने कुछ पहल किया और सुधार भी किया। उनसे जब हमारी बात हुई तो कहे कि नहीं, आप आए हैं तो हम इसमें थोड़ा सुधार कर दे रहे हैं। से एक आध टेलर गिरा दिया था उस हमारी गैर मौजूदगी में, तो सुधार तो हुआ। लेकिन आप चूंकि नेता है, इसलिए आपसे सवाल कि क्या आप इन चीजों पे भी ध्यान दे रहे हैं? देखिए, हम लोग ध्यान देते हैं, लोगों के बीच में बात को रख देते हैं। हम लोग इतना भी एडवाइस करते हैं जो आप अच्छे काम कराइए, पावर आपके हाथ में अगर मिला है इसको बदनामी मत होने दीजिए, और जितना अच्छा कीजिएगा, जितने अच्छे सोसाइटी से काम कीजिएगा उतना आपका नाम रहेगा। आपसे पहले भी कोई पूर्व में रहे हैं, आपके बाद भी कोई होगा। हम लोग समझाने का काम करते हैं। रह गई बात जितने भी हाई स्कूल राजनीतिक में समझाने वाली चीज बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप तो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, चुनाव आप उम्मीद है लड़ेंगे ही। पिछले बार आप लड़े थे, इस बार भी किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले जो पार्टी तो हमारा जो है, हम लोग विधानसभा में जो मिशन को लेकर चले हैं, हम लोग मिशन को लेकर चले हैं भ्रष्टाचार पे रोक लगाम लगाना। जितने भी हमारे यहाँ विधानसभा फाइट करते हैं, सत्ता में आते हैं, कोई भ्रष्टाचार पर रोक नहीं है, कोई तरह का हमारा एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ का कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी चाहेंगे हम पार्टी, देखिए हमारी पार्टी तो निर्दलीय समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हमने इस बार तय किया है जो गायघाट विधानसभा में अगर एक पढ़े लिखे युवा क्रांति को अगर टिकट देने का काम अगर आरजेडी करे या बीजेपी एनडीए गठबंधन करे, अगर हमको मौका मिलेगा, अगर हमको दिया जाएगा, तो मैं पहले दिल से गायघाट विधानसभा में लड़ूंगा। और प्रतिज्ञा यही मेरा है, जो गायघाट जो नितेश्वर बाबू हमारा बदले थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर बने, सारे जमात के लोग को टीचर बना दिए, अपने जमीन खरीद के ब्लॉक बनाए, तो वैसे नीति हमारी भी है। भ्रष्टाचार को छुटकारा दिलाएंगे और कोई तरह का पैसा उगाही माने गलत नहीं होगा और ईमानदारी से काम दिखेगा। हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो या किसी का न्याय हो, अन्याय पे, इस पे मैं लड़ाई लड़ूंगा और गायघाट को बदल के दिखा दूंगा। जो एक एजुकेटेड मैन को अगर कोई पार्टी ने हाथ में टिकट दिया तो इस गायघाट की सूरत को बदल के मैं दिखा दूंगा। गायघाट की सूरत तो बदलेगी ही, और तमाम ये चूंकि पार्टी का चाहे जो कैंडिडेट होता है उसका एक नारा होता है कि वास्तव में हम इन सारे चीजों में सुधार करेंगे। शिक्षा के मामले में आपसे अब सीधे सीधे सवाल कि अभी जो विधायक हैं निरंजन राय और पूर्व विधायक रहे महेश्वर प्रसाद यादव जी, चाहे उनसे पहले बीना देवी जी, इन तीनों में से किसको सबसे ज्यादा नंबर आप देंगे गायघाट के विकास को लेकर? हम उस नंबरे में तीनों में से किसी को नहीं दे रहे हैं। हम उनको दे रहे हैं जो वीरेंद्र बाबू थे, उनको दे रहे हैं जो नितेश्वर बाबू थे। इन तीनों में कुछ तो आकलन किया। उस तीनों में हम देख रहे हैं, कहीं किसी का विचारधारा अगर सही है तो विकास धारा गड़बड़ है, किसी का सामाजिक न्याय में समाज को बांटने का काम करते हैं, कोई है जो धनबल का प्रयोग करते हैं, कोई कहते हैं जो हम टिकट पैसे के बल पर ले आएंगे। यहाँ विकास स्वरूप और यहाँ की आम जनता जनार्दन है, जो जनता मालिक है, उनकी भी आयाम हम देखते हैं। जो अच्छे कैंडिडेट की पहचान, नंबर की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर नंबर की बात करें 100 में से कितने नंबर देंगे आप? हम निरंजन राय किसी को नंबर नहीं देने जा रहे हैं। आप सच बताइए, कितना विकास किया, सच पूछिए तो हमारे जो देख रहे हैं, जो आपको जितना जनता वोट दिया, आपको मौका दिया, एक बार अगर मौका मिला तो आप समझिए जो आपकी सूरत बदलने का प्रतिज्ञा होना चाहिए। न माननीय महेश्वर जी काम किए, न बीना देवी काम, आप वैशाली के सांसद भी बन गई है।
वो भी काम किए अपने स्तर से किए, लेकिन कोई तरह का उनका कोई एनालिसिस नहीं रहा। और निरंजन राय जी है, 4 साल इनको कोई कहीं माने पहचान की जरूरी नहीं हुई, कहीं जाने की जरूरी नहीं हुई। जब 5-6 महीना बच गया है तो अब हर जगह जाने की जरूरी हो रही है। नहीं तो इसमें नंबर, आप नंबर के लिए कुछ खुल कर नहीं नहीं, हम नंबर नहीं दे सकते, हम कौन है, मूल्यांकन करने वाले हैं। हाँ, एक चूंकि देखिए विधानसभा स्तर के प्रत्याशी भी अपने जनता मूल्यांकन, जनता मालिक, जनता जनार्दन मालिक है जो गायघाट विधानसभा में मूल्यांकन करेंगे। जो महेश्वर यादव अच्छे थे, इन तीनों में से सबसे अच्छे कौन? तीनों में से अच्छे, देखिए तीनों में से अच्छे तो शुरू से जो है एक दूसरे से, पूर्व में बीना देवी हो या महेश्वर प्रसाद यादव हो, दोनों आदमी लड़े, कभी वो जीते कभी वो हारे, कभी वो जीते कभी वो हारे। तो इस दोनों में से कभी जनता उनको श्रेय दिया थोड़ा कम। अब कोई कहा जे भाई दोनों में से कोई गायघाट विधानसभा में उस लायक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी बेस पर तो मौका मिला तो उनकी क्या कार्यकारिणी। इस बार जो है कितने लोगों को देख रहे हैं? क्योंकि कल एक बैठक था एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, जो आप देखे भी हैं, और तमाम चैनलों के माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास भी किया और दिखाया भी है। क्या लग रहा है कल गायघाट से चुनाव कैंडिडेट के तौर पे, विधानसभा कैंडिडेट के तौर पे कितने लोग अपने आप को वहां प्रेजेंटेशन दे रहे थे? देखिए जो एनडीए गठबंधन में है, नाम भी हम आपको खोल देते हैं। किरण कुमार यादव, अशोक चौधरी, 15 के एक और भी लोग थे, कई और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से जो दौर में लगे हुए देखिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, जो देखिए पार्टी एनडीए गठबंधन का अपना मिशन है, और मिशन के साथ साथ जो भी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को आते हैं, जो हमको टिकट मिल जाएगा, प्रयास करने वाले लोग सोचते हैं जो हमको टिकट मिले, हाँ, अपने लेवल पर ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे जो कोई भी पार्टी हो, एनडीए गठबंधन भी हो, एनालिसिस करे, कोई नए चीज को उठा कर दे, और जो पढ़े लिखे युवा हो, टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग किया हुआ हो, पहला प्रायोरिटी एनडीए हो या महागठबंधन हो, गायघाट में ऐसे प्रत्याशी को उतारे जो गायघाट के आम जनता को लगे जो हमारा प्रत्याशी इस बार रीड बन के आया है। और इंजीनियर रंजन कुमार गायघाट को लेकर के क्या पक्ष रख रहे हैं अपना? हम तो यही पक्ष रखते हैं जो भी पार्टी, अभी जो हम फिलहाल जिस पार्टी में हैं, हम किसी पार्टी में न सदस्यता लिए हैं, पार्टी में हम यही आकलन करते हैं, अगर हमारी विचार किसी भी, अगर एनडीए या महागठबंधन को कोई भी पार्टी अगर हमको सबसे पहले अगर बुलाती है, अगर मौका देती है, तो हम जरूर उनकी टिकट और गमछा थामेंगे और दामन थाम के गायघाट विधानसभा में। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पहले पार्टी टिकट देगी तब गमछा थामेंगे? अब देखिए ऐसा बात नहीं है, पार्टी जब बुलाती है, पहले से जो लगे हुए हैं जी, क्या लग रहा है कि हो सकता है जो उनका फीडबैक पार्टी में क्या है नहीं हो, तो पार्टी जानेगी ना। हर पार्टी मूल्यांकन करती है, हर पार्टी समझती है। अभी मंगनीलाल मंडल जी जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव थे, अभी चले गए हैं राजद में, कहीं ना कहीं लगा होगा, कहीं ना कहीं पार्टी को लगा होगा। ये एक बैकवर्ड कार्ड है जी, बहुत बड़ा बैकवर्ड कार्ड खेलने की कोशिश आरजेडी की तरफ से भी की जा रही है। हर पार्टी करती है, पार्टी तो समाज बेसिस काम करती ही है, समाज का एनालिसिस करती है। पूर्व में वो आरजेडी के समर्थित लोग भी थे, बीच में चले गए थे। बिल्कुल, बहुत पुराने विचारवान लोग हैं, और काफी जो है लालू जी के समय से विचारधारा उनका बहुत मजबूत राजनीतिक, हम उनसे मिले भी थे पटना में, जो उनका जो विचार हमने देखा, काफी पुरानी जो है लोकनायक जयप्रकाश बाबू के समय से उनकी राजनीतिक थी, और हम लोग गार्जियन स्वरूप के नाते मिले उनसे, काफी हम लोग को भी उन्होंने बताए, अपना मार्गदर्शन दिए। तो हम देख रहे हैं जो उनका भी एक नाम है। और देखिए पार्टी, सही बात है, किसी भी विधानसभा में भी वो समाज के अकॉर्डिंग हर पार्टी एनालिसिस जरूर करती है, जो जिस समाज का पोजीशन नंबर 1 और 2 हो, वहां हर पार्टी हर विधानसभा में वही चेहरा बनाना चाहती है। अच्छा, सेम चेहरा और पार्टी की आपने बात किया, तो महेश्वर यादव पहले आरजेडी से चुनाव लड़ते थे, उस समय विधायक थे, फिर जदयू में आ गए, जदयू भी उनको टिकट दे दिया, हालांकि नहीं जीत पाई इस बार। ऐसे में क्या लग रहा है कि पार्टी स्तर पे
जहां कर्मठ और जुझारू की बात होती है, क्या और कोई नहीं नजर आता है कि कर्मठ और जुझारू हो? सबसे पहले तो पार्टी यहाँ एनालिसिस जो है उनकी बहुत पोजीशन जो था वो कहीं ना कहीं गायघाट विधानसभा के लिए, और विधानसभा के लिए नहीं कहेंगे। एक बात बताइए, जो यहाँ A to Z समाज है, A to Z समाज है, मूल्यांकन में जो आंकड़ा पेश होता है उस विधानसभा में उस समाज से टिकट का दावेदारी बनाते हैं हर पार्टी। इस दावेदारी में हमारे गायघाट में दोनों मूवमेंट में रनिंग पार्टी, जो एक महागठबंधन होता है, एक एनडीए गठबंधन होता है, दोनों पार्टी अब एक ही समाज के डोर में बांध देना, तो कहीं ना कहीं एनडीए को भी इस हार का ये करना पड़ा है, और इस एनालिसिस को उनको करना चाहिए, जो हम कैसे लोगों को टिकट दे, कैसे दोनों कैंडिडेट, क्योंकि इससे भी है उससे भी, दोनों मतलब यादव समाज से आ रहे थे, इसको लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार की एनालिसिस है, जो आप अगर इस समाज कहे ना, जो नंबर 1 है 2 है, ऐसे जो सदियों से चलते आ रहा है, जो जिस समाज का काउंट में नंबर 1 है, कोई भी विधानसभा, हम गायघाट की बात नहीं करते हैं, मीनापुर ले लीजिए, बोचहा ले लीजिए, जहां भी होता है वहां आरक्षित सीट है। मीनापुर में ले लीजिए, जो वहां यादव वर्चस्व जो है सो माने कुशवाहा जी का होता है, तो नंबर 1 2 की संख्या है, इसीलिए एक पार्टी कुशवाहा जी को बनाते हैं। ये भी देखिए ना कि यहाँ जहाँ की हम लोग चर्चा करें गायघाट को लेकर के, तो आप कह रहे हैं कि एनडीए भी दे दिया और आरजेडी भी दे दिया। पिछले बार कई जगह गेम बिगाड़ने में कारगर रहे, ऐसा कुछ नहीं। लोजपा रामविलास की पार्टी, और चिराग ने यहाँ तो राजपूत को वोट दिया था, राजपूत को टिकट दिया था। कोमल सिंह आई थी यहाँ से, उनको तो आप लोगों ने नहीं दिया, यहाँ की जनता ने उनको। कोमल सिंह पिछले विधानसभा में जातीय समीकरण, कोमल सिंह पिछले विधानसभा में किसी खास पार्टी की उम्मीदवार नहीं थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने जगह ने देखिए, एक चीज यहाँ समझिए कि एनडीए का जहां जहां भी गेम बिगाड़े, सभी जगह चिराग पासवान की पार्टी जी। तो ऐसे में यहाँ का भी गेम जो है एनडीए का, अगर कोमल नहीं होती तो शायद क्लियर ही था। ऐसा देखिए, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि नहीं जाती है, क्योंकि आरजेडी भी यादव को देती ही है, दूसरा जदयू की तरफ से भी यादव, जो पुराने विधायक थे महेश्वर यादव जी, उनको दिया गया। ऐसे में थर्ड रूप में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं 2 जाति था, तो तीसरा में ये भी तो ऑप्शन था नहीं। तो लोगों ने देखिए, सबसे पहले इनको नहीं जिताने का आपको बताना चाहेंगे, जो हमारी अपना जो एनालिसिस है, पार्टी बेसिस जो है एनडीए अगर गठबंधन में अगर महेश्वर प्रसाद यादव जी को अगर कैंडिडेट बनाया गया, तो वहां जो कोमल अगर चिराग पासवान के कैंडिडेट बन गया, तो कहीं ना कहीं चिराग जी और नीतीश जी में कहीं ना कहीं दूरी बना, और वो देखे जो उनकी गेम प्लान हम करेंगे तो किसी को टिकट दे देंगे। हो सकता है जो किसानी समाज के उम्मीदवार बना दे। नहीं, तो यहाँ जिस प्रकार की बात करें कि यादव उसने तो यादव को नहीं दिया, वहां तो एक राजपूत था ना। नहीं, हम यादव नहीं कर रहे हैं, पार्टी जो एनालिसिस सदियों से करते आ रही है, हम उस पर जिक्र कर रहे हैं, हम कोई कैस्टियम जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक तरफ नहीं, एक तरफ अगर आरजेडी अगर महागठबंधन उम्मीदवार उस समाज से बनाए, तो सदियों से इस समाज से एक पार्टी उम्मीदवार बनाते आए हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमको ये नहीं है जाति विशेष की चर्चा कर रहे थे ना, जाति विशेष में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, पार्टी चर्चा करती है, जो किस विधानसभा में नंबर 1 और 2 में आ रहा है उसको उम्मीदवार बनाता है, पार्टी बनाता है। हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग चर्चा तो वही कर रहे हैं, हम लोग तो उस पार्टी के श्रेय में आते हैं, जो वो जिस तरह का निगाह में बना रहे हैं, हम लोग भी उम्मीदवार हैं। हम लोग ये कर रहे हैं, कोमल आई तो उम्मीदवार बन के आई जब चिराग अलग हुए और नीतीश जी से अलग हुए, उनकी एनडीए का गेम बिगाड़ने का काम तो इस बार वो साथ है, इस बार साथ है। मुकेश सहनी अलग है इस बार, मुकेश सहनी आरजेडी के साथ लगातार उनका चर्चा भी आ रहा है। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी का भी गायघाट में पार्टी विशेष को लेकर के, समाज विशेष को लेकर के, सहनी समाज को लेकर के यहाँ एक विशेष पहल? बिल्कुल, अगर मुकेश सहनी जी भी एक नेता है, महागठबंधन में है, उससे पहले एनडीए में थे, वो जहां जाएंगे जरूर है, जो उनको नेता जो समाज क्या जो मानते हैं वो जहां जाएंगे वोट तो वहां जाएगा ही। इस बार क्या मतलब मुकेश सहनी यहाँ गेम बिगाड़ेंगे या महागठबंधन के साथ लगे? नहीं, हो सकता है वो महागठबंधन में अभी है, हो सकता है वो रहेंगे भी, और सीट शेयरिंग में उनका जहां मिलेगा वहां अपना लड़वाएंगे। गायघाट मिलेगा, पिछले बार यही सीट शेयरिंग
का असमंजस बने रहने को लेकर के ही चिराग पासवान अलग हुए, और जहां जहां भी कैंडिडेट उतारे एनडीए को जबरदस्त झटका लगा। जो आप चाहे गायघाट की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख लीजिए, मीनापुर की बात करें वहां देख लीजिए, या जहां की बात देखिए करें। ऐसी बात है तो ऊपर की एनालिसिस है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ऊपर। नहीं, आज हम लोग गायघाट की बात कर रहे हैं। आज गायघाट में गेम बिगाड़ने का काम जो एनडीए की अगर बात करें, एनडीए का गेम तो मूलतः तो आज चिराग जी और नीतीश जी एक ही पटरी पर है अब ना? एक हो गए। तो क्यों हुए? नहीं होना क्या चाहिए, लग नहीं रहा उनका है? बिगाड़ नहीं, दिया। वही सवाल था, जिस प्रकार से पिछले बार चिराग अलग हो गए थे, इस बार चूंकि मुकेश सहनी पिछले बार तो एनडीए में एनडीए में थे, अब वो अलग है। अब हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर के क्या समीकरण बनता है, पार्टी का इंटरनल मैटर क्योंकि हम लोग आकलन नहीं कर जी, सकते हैं। हर पार्टी चाहती है जो हमको सीट ज्यादा मिले, हर पार्टी चाहता है जो हमारा सीट ज्यादा निकले, और जो मुख्य रूप में जो पार्टी होते हैं उनमें छोटे छोटे दल अपना भी विजन लेकर सीट शेयरिंग के लेकर जाते हैं। अगर इधर बात नहीं बना तो उधर चले गए। अच्छा, इस बार एक जन सुराज भी है जो थर्ड फ्रंट के तौर पे बेहतर उभरता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसमें बीपीएससी अभ्यर्थियों ने लगातार उसमें जा करके जो आंदोलन कर रहे थे बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया, आमरण अनशन तक किया लगातार। हाँ, एक चीज उनको लेकर के था शुरू में कि जब लाठियां बरसना शुरू हुई अभ्यर्थियों पे तो वो भाग निकले थे। ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का देखिए ये क्या इस बार थर्ड फ्रंट के तौर पे किसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रशांत किशोर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अच्छी पहल कर रहे हैं। अगर हमारे बीपीएससी स्टूडेंट के पास एक बार गए, दूसरी बार आमरण अनशन पर बैठ गए, काफी संघर्ष किए, तो संघर्ष करते हुए में अगर लगता है वोट क्या आता है नहीं, लेकिन अगर अच्छी पहल है, अच्छी प्रयास है तो हम उनकी भी भावना को कदर करते हैं। वोट प्रतिशत की बात करें, मध्यावधि चुनाव उन्होंने लड़ा जी, तो देखा कि उनका वोट प्रतिशत 10% लगभग ठीक ठाक माना जा सकता है। हाँ, पहला प्रयास था। तो लगता है जो बिहार में अगर तीसरा कोई गठबंधन में अगर तीसरा ये आएंगे तो प्रशांत जी का भी विजन है, और वो आरजेडी कह रही है कि बी टीम है वो बीजेपी के। देखिए सबसे पहले हम किसी को बी टीम ए टीम नहीं कहेंगे, कोई पार्टी लेकर आते हैं तो अपना विजन होती है। हो सकता है जो उनकी अपनी प्रयास है, पार्टी को अपना अपना वोट बैंक के लिए कोई किसी को कुछ न कुछ दाग बेदाग करना ही चाहता है। अब आरजेडी का अपना स्ट्रेंथ है, हो सकता है जो कहीं प्रशांत जी को बीजेपी के बी टीम बताकर अपना जो है सो उनका अपना क्षेत्रफल बढ़े, अपना आकर्षण बढ़े। हर पार्टी चाहती है, प्रशांत जी भी चाहते हैं जो कभी एनडीए का शिकायत करें, कभी राजद का शिकायत करें, बीजेपी भी चाहते हैं कभी हम राजद का शिकायत करें। तो अपना अपना उस सबका आकलन है, अपना पार्टी का विजन होता है, और हम अभी ये नहीं कह सकते हैं जो कोई ये है, सबका विजन और मिशन के साथ काम करते हैं। सब चाहता है जो हम सरकार बनाए, हमारी ज्यादा विधायक का संख्या हो, और इस बार अब देख रहे हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्या समीकरण आप देख रहे हैं कि वास्तव में जिस प्रकार से अभी परसों कल की बात करें तो परसों हमारी बात हो रही थी जदयू के जो जिला अध्यक्ष हैं राम बाबू कुशवाहा जी, वो बता रहे थे उनका एक स्लोगन कल के लिए तैयार था, जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें 2025 225 और 2025 फिर से नीतीश, इसको लेकर के लगातार स्लोगन वहां से चल रहा था, वो तमाम झंडे बन रहे थे, हमने दिखाया भी था, लाइव चैनल पे भी है। कैसे देखते हैं इसको कि क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार बने रहेंगे या इस बार गेम चेंज होने वाला लग रहा है? नीतीश कुमार जी बीजेपी इससे मान जाएगी जी। इस बार हम जो जान रहे हैं नीतीश कुमार जी पहले के अकॉर्डिंग अभी जो है 2005 में 2 टर्म उन्होंने अच्छा काम किया, बिहार के सूरत को बदले। इसमें मैं अपना हम भी दिल से उनको आभार प्रकट करते हैं, और वो अब उनका जो है एक एज फैक्टर में भी आ गए, और बीजेपी एनडीए गठबंधन में अगर सरकार बनाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखा जाएगा जो नीतीश कुमार जी अब वो प्रयास कर रहे हैं, उनका पार्टी है, उनका जिला अध्यक्ष है, उनका मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ कंपटीटर तो बहुत जबरदस्त रूप में है। तेजस्वी जी भी पूरा अपनी प्लान के साथ, मैनिफेस्टो के साथ उतरे हुए हैं, प्रशांत जी भी अपना लगा रहे हैं, और इधर बीजेपी एनडीए गठबंधन भी लगा रहे हैं।
क्या होगा खेल देखना बाकी है। अभी जी क्या बहुत बहुत होगा धन्यवाद उसके- रंजन जी आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो लोग हैं अपनी कमेंट में राय जरूर रखिए और आगे जो हमारी चर्चा होगी अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके जो सवाल होंगे चूंकि नेक्स्ट हमारा जो इंटरव्यू है वो हम कोशिश करेंगे कि मीनापुर या बोचहा से ही करें और वहां के जो स्थानीय स्तर के नेता है और हमारा विशेष पहल है युवाओं की भागीदारी को लेकर के कि वास्तव में तमाम पार्टियां चुनाव तो लड़ाती है लेकिन वास्तव में युवाओं की भागीदारी युवाओं इसमें बहुत पीछे रह जाते हैं जिसको लेकर के एक बहुत बड़े चिंता का विषय है कि आखिर बिहार में युवाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी की बात तो सब करता है लेकिन युवाओं की भागीदारी कितनी है इसको लेकर के हमारा विशेष पहल जारी रहेगा। एक नए जो जुनून के साथ नए युवाओं के साथ नए लीडर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर आपको दिखाएंगे कि वास्तव में कितना बेहतर पहल विकास के लिए होना चाहिए और युवाओं की भागीदारी को लेकर के विशेष क्या पहल तमाम पार्टी को भी करना चाहिए।